नमस्कार दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन की, यानी शिक्षा में गुणवत्ता की। और इसको लेकर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के जो शिक्षण संस्थाओं की जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 जारी की है। इसमें जो प्रबंध संस्थाओं में IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर ने 11वां रैंक हासिल किया है। चिकित्सा संस्थानों में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 39वां रैंक हासिल किया है। 2022 में IIM को 14वें पायदान पर था। ऐसे में एक वर्ष में 3 रैंक आगे बढ़ा है। इस तरह एम्स ने 2022 में जो 39वें रैंक से 10 रैंक छलांग लगाते हुए वो 39वें रैंक पे पहुंच चुका है। वहीं NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर पिछले 2022 में 65वें रैंक की तुलना में 5 अंक पिछड़ते हुए 70वें रैंक पे आ चुका है। तो यदि हम ये देखें और हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं टॉप 10 में कोई जगह नहीं बना पाए हैं। यही बात करें हम विश्वविद्यालयों की, तो चाहे वो फार्मेसी संस्थानों की कैटेगरी में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को देश भर में 43वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं डेंटल विधि कॉलेज की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को के एक भी संस्थान जो 100 में जगह नहीं बन रहा। छत्तीसगढ़ के जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज जो हैं वो NIRF की रैंकिंग में वो कहीं आसपास भी नहीं फटक रहे हैं और लग रहा है कि वहाँ पर जो गुणवत्ता का मामला है वो थोड़ा पीछे है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रैंकिंग के जो प्रमुख 100 संस्थानों में जो जगह नहीं बना पाए हैं छत्तीसगढ़ में, और 151 से लेके 200 की कैटेगरी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को शामिल किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं वो शामिल है, इसलिए उस पर बात भी हो रही है और वहाँ के कुलपति जो हैं वो इसको लेकर विश्वविद्यालय स्तर का इस रैंक में आना आसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम बेहतर परिणाम के लिए प्रयास करेंगे। अभी सवाल हम केवल इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की, अभी बात हो रही है कि स्कूली शिक्षा में भी गुणवत्ता की जो है वो बातचीत पहले भी आई है, रैंकिंग आई है। और हमने देखा है कि जो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पर शिक्षा, शोध, फंडिंग, वहाँ पर संसाधनों का, टीचर्स का, इन सब का अभाव अपनी जगह है, पर उसकी गुणवत्ता अपनी जगह है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार जो शिक्षा में केरल जैसे राज्य जो हैं वो प्रमुखता से आगे रहते हैं, या कुछ और राज्य हैं जो लगातार वो शिक्षा में आगे हैं। और दूसरी बात यही कि जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो कमतर हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम यदि बात करें तो हमारे यहाँ पर स्वामी आत्मानंद विद्यालय के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रारंभ की गई है और कुछ हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए हैं। पिछले 5-6 साल पहले यदि हम पीछे जाते हैं तो अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत सारे स्कूलों में सर्वे किया गया था। उसकी रिपोर्ट जो है वो कहाँ गई पता नहीं, उसके बारे में बात नहीं हुई। दरअसल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चाहे हम माध्यमिक स्तर से बात करें, प्राइमरी से माध्यमिक, माध्यमिक से हायर सेकेंडरी, या हम कॉलेज की बात करें या जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं उनकी बात करें, तो छत्तीसगढ़ हमको उस तरह से देश के नक्शे में नहीं दिखाई देता जैसा कि उसको दिखना चाहिए। और ख़ास करके हमारी जो बुनियाद है, जो हमारी स्कूल शिक्षा है, उसमें जिस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। इधर के दिनों में एक और नई चीज़ आई है, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने रिजल्ट को 100% लाने के लिए, गुणवत्ता तो एक तरफ है, वो अपने रिजल्ट को 100% लाने के लिए 9वीं और 11वीं में उन बच्चों को आगे क्लास में 10वीं और 12वीं में CBSE के स्कूलों में खास करके एडमिशन नहीं देते कि जो जिनके पास होने की संभावना कम है। वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो। अब एक तरफ जो मेधावी हैं, जो होशियार हैं, उनको उन पर दांव लगाया जा रहा है, और जो औसत हैं वो कहाँ जाएं और उनके गुणवत्ता, जो उनके शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, ये एक सवाल है। और इसके लिए क्या प्रयास हो, नई शिक्षा नीति भी आई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई है, पर क्या उसका रिजल्ट ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है? क्या हमारे जो शिक्षक हैं क्या उस तरह की कोशिश कर रहे हैं? जो शिक्षकों की कमी है जहाँ पर, क्या उनको भरने की कोशिश हुई है? शिक्षकों के लगातार क्या प्रशिक्षण हो रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहा है वो क्या हो रहा है? शिक्षक क्या किसी नए तरह का शोध पत्र तैयार कर रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं?
उन्होंने नया ऐसा क्या हासिल किया जिससे वो अपने विद्यार्थियों को बता सकें। अब हम ये देखते हैं कि जो खास करके स्कूल एजुकेशन की यदि हम बात करें तो उसको लेकर भी एक बहुत निराशाजनक स्थिति हमारे सामने है। कुछ साल पहले नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सूचकांक यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को जो है उसकी भी रैंकिंग जारी की गई थी। अगर हम उस रैंकिंग में देखें तो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतराल ये देखने को मिला था कि इसमें 10 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर था, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर था। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सूचकांक ये जो है समग्र शिक्षा सूचकांक है जो नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस सूचकांक को तैयार करने में आयोग और मंत्रालय ने शिक्षा गुणवत्ता के संबंध में कुछ डोमेन तैयार किए और इस डोमेन के आधार पर राज्यों में शिक्षा के मामले में वार्षिक सुधारों का आकलन किया गया। आकलन के आधार पर नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का नाम द सक्सेस ऑफ द आवर स्कूल्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक यानी SEQI सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर यह बात देखने की है कि जो ये सूचकांक है उस सूचकांक के वो कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को 2 श्रेणियों परिणाम और शासन और प्रबंधन में विभाजित किया गया है। सूचकांक में 1000 नंबर रखे गए हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया का सबसे अधिक 1000 में से 600 अंक जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें अलग अलग जो हैं चीज़ें हैं, सीखने की प्रक्रिया है, पहुंच है, क्षमता है, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं, राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े और तीसरे पक्षी पुष्टि के आधार पर राज्यों का आकलन किया जाए। इसमें थर्ड पार्टी जो है वो मूल्यांकन होता है। 20 बड़े राज्यों में 76.6% के स्कोर के साथ केरल, जैसा मैंने कहा कि वो पहले स्थान पर है, और यूपी जो उत्तर प्रदेश है जिसको उत्तम प्रदेश बनाने की बात चल रही है वो 36.4% के को लेकर अंतिम स्थान पर था। तो अलग अलग प्रदेशों के जो प्रदर्शन है उसकी यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसमें भी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे रहा है। तो छत्तीसगढ़ एक नया राज्य था जिसकी 22-23 साल की उम्र है। इस राज्य में जिस तरह की आधारशिला रखी जाएगी, जिस तरह के स्कूलों को सुधार किया जाएगा और जिस तरह स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी, ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी। तो हम वो देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके पैरामीटर क्या कहते हैं। यदि हम छोटे राज्यों की बात करें तो अभी तो मणिपुर बहुत सुलग रहा है, पर उस समय मणिपुर जो है सबसे अव्वल था, फिर चंडीगढ़ को स्थान मिला। हम छत्तीसगढ़ जो है या झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य उस तरह से आगे नहीं आ पाया जिस तरह से उसको इस सूचकांक में आगे आना था। पर इन राज्यों के पास अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का बहुत सारा अवसर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मानव संसाधन है उसको यदि बेहतर ढंग से प्रशिक्षण मिलेगा, शिक्षण मिलेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो न केवल बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजों में जाएंगे बल्कि वो हुनर के साथ शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। पर इस दिशा में जिस तरह की बात होनी चाहिए थी वो नहीं है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 में सबसे पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया उसमें शिक्षा भी शामिल है। और यही वजह है कि आज जो है शिक्षा जो है वो हमारे लिए अनिवार्य शिक्षा आई है। और जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी शिक्षा प्रणाली को लेकर काफ़ी तरह की बातचीत हुई और बहुत सारे सुधारों के साथ नई शिक्षा प्रणाली जो है नीति लागू की गई। जो शिक्षा का अधिकार कानून को भी उसका दायरा बढ़ाया गया। एक राष्ट्रीय नियामक जो है प्राधिकरण गठित किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है शिक्षा में सुधार के लिए की गई। नए तरह की शिक्षा को, नवाचार को भी नई शिक्षा में बढ़ावा दिया गया, पर अभी उसके परिणाम आने बाकी हैं। लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है, मगर
हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह है कि हम स्तरहीन शिक्षा से छुटकारा कैसे पाएं, इसकी चिंता पूरे देश में है। और नई शिक्षा जो है नीति वो इसी के तहत लाई गई थी। तो खास करके हम देखते हैं कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ मातृभाषा, संपर्क भाषा, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश भी की गई है। बहुत सारी सिफारिशों के साथ जो है जो हम कहते हैं कि हमारे भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार में शामिल किया गया है। और ये 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संशोधन के अंतर्गत इसको अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। अब इस मौलिक अधिकार के बावजूद हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। निःशुल्क शिक्षा के बावजूद जो शिक्षा का अधिकार है तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बच्चों को उस तरह से अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देते। और यदि एडमिशन मिल भी जाता है, चूंकि माता पिता उस तरह से बहुत शिक्षित नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, तो बहुत सारे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जिनको कि स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, जिनका कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, वो भी स्कूलों को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। पढ़े भारत बढ़े भारत जो है ये अभियान भी लाया गया। तो कई तरह के अभियान जो है इस बीच में आए, पर हम ये देखते हैं कि तमाम अभियान के बावजूद जब ये सूचकांक जारी होते हैं तो थोड़े हमको, और खास करके छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, जो कि नया राज्य है जिसके पास असीम संभावना है और जहाँ पर कि एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहाँ पर यदि शिक्षा का स्तर पिछड़ता है और ख़ास करके हायर एजुकेशन में, और हम करते हैं कि उच्च शिक्षा में यदि हम रैंकिंग में बहुत पिछड़ रहे हैं, तो ये हम सब के लिए सोचने की बात है। पर बात वही है कि यदि नींव मजबूत होगी तो ही घर मजबूत होगा। तो हमको सबसे पहले अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके स्तर को सुधारना पड़ेगा, फिर माध्यमिक, फिर हायर सेकेंडरी, और फिर हम कॉलेज की ओर जाएंगे। बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, पर वो क्या वाकई में शिक्षा के स्तर को आगे ले जा रहे हैं, ये हमको देखना। अब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में स्कूलों की कमी है, कमरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों पर जो है वो बहुत सारे दूसरे काम का दबाव होता है। एक क्लास में 35 विद्यार्थी होना चाहिए पर उससे ज़्यादा होते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है, स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री वाल, दीवार, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं नहीं है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं इसमें, मगर हम देखते हैं कि अगर हमने शिक्षा की स्तर को नहीं सुधारा और बुनियादी शिक्षा को यदि हमने मजबूत नहीं किया, तो हम देख रहे हैं कि 29% छात्र बिना 5वीं की पढ़ाई पूरे किए स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये हमारे सबके लिए चुनौती है कि तमाम योजनाओं के बावजूद स्कूलों का शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। कॉलेज के स्तर पर भी हम शिक्षा के स्तर को उस तरह से नहीं लाए हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गुणवत्ता की शिक्षा किस तरह से दें और छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें, और जिस स्तर की पढ़ाई के लिए वो रखे गए हैं उनका स्तर उस स्तर का हो, ये देखना सबकी जिम्मेदारी है। अन्यथा हम लगातार अलग अलग लेवल पे शिक्षकों की कमी भी पूरी करेंगे, स्कूल भी बनाएंगे, पर यदि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो ये सब चीज़ें धरी रह जाएंगी। नमस्कार।